Sir! I respect the soldiers behind this week. Yes, sir. Few moments later. Shit's fucking coming off. अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फाइनली रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और युद्ध चल रहा है। एक तरफ है रूस, चीन और उसके साथी, और दूसरी तरफ यूक्रेन का साथ ब्लूटूथ से दे रहे हैं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड। अमेरिका, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के बाकी मेंबर्स, और ब्रिटेन ने ऑनलाइन यूक्रेन का साथ दिया है और उन्होंने रूस के दांत खट्टे कर दिए। और हर बार की तरह इस इंसिडेंट्स के बाद भी मोदी जी मोस्ट सॉट आफ्टर लीडर ऑफ द वर्ल्ड निकले। युद्ध में अभी तक जान माल का काफी नुकसान हुआ है। रशिया मिलिट्री पावर हाउस तो हाई है, साथ ही वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का उत्पादक भी है और दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर है। एक जमाने में रूस आर्थिक तंगी और आंतरिक लड़ाई से जूझ रहा था, पर अब बात अलग है और सिर्फ एनर्जी से ही उसने $600 बिलियन जोड़े हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर बड़े अखबार और मीडिया हाउस इस बात की उम्मीद पहले से ही रखे थे और अमेरिका ने भी ऐसा ही कुछ होने की संभावना पहले ही जताई थी और इसी वजह से वो रूस के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा था जिससे कि युद्ध रुक जाए। और अमेरिका और उसके दोस्त जो यूक्रेन के भी दोस्त हैं, उन्होंने युद्ध से पहले यूक्रेन से कहा था, चल तेरा भाई है, तू चिंता मत कर, हम रूस को देख लेंगे। और बाद में जब युद्ध हुआ तो सब गायब हो गए। सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज और जर्मनी खासकर अपनी एनर्जी नीड्स के लिए रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम लोग नेटवर्क प्रॉब्लम बोल के निकल लेंगे। हेलो। अब जानने वाली बात यह है कि रशिया के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज की ये डिपेंडेंस कोई आज की नहीं है। यूरोप की 1/3 नेचुरल गैस और 1/4 क्रूड ऑयल का हिस्सा रशिया से ही आता है और इसी से पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगाए जाएंगे तो यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा नुकसान होगा। पहले ये पाइपलाइन यूक्रेन और पोलैंड जैसे देशों से जाया करती थी तो रूस को ज्यादा कदा ब्लैकमेल भी करते थे। 2018 में जर्मन गवर्नमेंट ने रूस को जर्मनी से डायरेक्ट जोड़ने वाली पाइपलाइन को मंजूरी दी थी। इस बात से अमेरिका चिंतित है क्योंकि उसके यूरोपियन फ्रेंड्स रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और इस नई पाइपलाइन शुरू होने के बाद वो इन देशों का इस्तेमाल रशिया को अनस्टेबल करने के लिए नहीं कर पाएगा। हालांकि ये लाइन 2021 में ही पूरी हो गई थी, पर अमेरिका के प्रेशर की वजह से ये अभी तक शुरू नहीं हो पाई और ऐसा माना जा रहा है कि रूस यूरोपियन यूनियन को तोड़ना चाहता है। आपदा को अवसर में बदल दिया। यूरोप का एनर्जी मार्केट रशिया के इन्फ्लुएंस में चला गया है और रूस की यूक्रेन के ऊपर निर्भरता भी कम हो गई है क्योंकि अब वो 80% सप्लाई के लिए यूक्रेन पर निर्भर है ही नहीं। इधर यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है और वो नाटो का मेंबर भी बनना चाहता था, पर रूस का कहना है ये दुख की बात है और इस वजह से यूक्रेन के ऊपर उसने हमला कर दिया। 2014 में यूक्रेन के लोगों ने रशिया की तरफ झुकाव वाले प्रेसिडेंट को हटा दिया था और माना जाता है कि इसमें अमेरिका का हाथ है और उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से मदद मांगी थी और उस समय रूस ने यूक्रेन के ब्लैक सी के पास वाले रीजन क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था और साथ ही रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया था जो बाद में काफी हिंसक भी हो गया था और इसके बाद इन रीजन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और रशिया ने उसको अलग देश की मान्यता भी दे दी थी और उसने सोचा था कि इसे वापस लेने के लिए यूक्रेन कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा। 2014 से लगभग 14,000 यूक्रेनियन मारे जा चुके हैं डोनबास रीजन में। पुतिन का यह भी मानना है कि इन सब से यूक्रेन की यूनिटी में दरार आएगी और दक्षिणी और पूर्वी प्रोविंस अलग हो जाएंगे। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। पर ऐसा हुआ नहीं। रूस को यह भी लगता है कि अगर यूक्रेन पूरी तरीके से पश्चिमी देशों की तरह हो गया तो हो सकता है कि रूस के अंदर भी इसी तरीके के रिफॉर्म्स की बात चलने लग जाए। 2021 के अंत तक आते आते रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन की सीमा में अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया था। टेंशन बढ़ता देख अमेरिकी प्रेसिडेंट ने पुतिन से बात भी की थी और बहुत सीरियस बात करी थी और इस साल के शुरुआत में जब रूस ने अपनी सेना और बढ़ा ली तो जो बाइडेन ने एक बार पुतिन से फिर बात करी। सिक्योरिटी काउंसिल का एक सेशन बुलाया गया और रूस को चेतावनी दी गई कि या तो वो डीएस्केलेट करे या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। पर हमले के ठीक पहले 2 लाख रशियन ट्रूप्स बॉर्डर पे थी। फिर क्या हुआ ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों ने यूक्रेन से कहा, लेकिन इस एरिया में मेरा एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है तो उस वजह से मैं आउट। सभी को इस इंसिडेंस को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है सिवाय अमेरिका के, जिसने अपनी मर्जी के चलते बहुत सारे देशों को आक्रमण करके बर्बाद किया है आतंकवाद से बचाव के नाम पर। इधर रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले क्योंकि यूक्रेन के ऐसा करने पे उसके बॉर्डर पर एक सरदर्द बढ़ जाएगा। मजे की बात है कि नाटो का भी इस समय यूक्रेन को मेंबरशिप देने का कोई प्लान ही नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन की नजर में सोवियत संघ का टूटना एक डिजास्टर था
और वो सोवियत संघ को फिर से बनाना चाहते हैं। पुतिन ने एक आर्टिकल में लिखा भी था कि रशिया एंड यूक्रेन आर वन पीपल इन वन कंट्री, यानी दोनों एक ही। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? 2008 में रशिया ने जॉर्जिया को भी इन्वेड किया था क्योंकि वो भी नाटो की मेंबरशिप लेना चाह रहा था और उसके कुछ हिस्सों पर आज भी रूस का कब्जा है। तो मतलब ये है कि रूस को नाटो से छेड़े। अरे हमारे मोदी जी को एक फोन कर देते, वो ईडी और सीबीआई की रेड करवा देते। आज रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन के पास है, मतलब पैसा ही पैसा। और अभी हाल की इंसिडेंट्स की वजह से अमेरिका अब उसे कमजोर लग रहा है और हाल के इंसिडेंट्स ने ऐसा किया भी है, जैसे अफगानिस्तान। बस हो गया। अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं रूस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिलियनियर्स के खिलाफ। उसने न्यू इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और फाइनेंसिंग पर भी रोक लगाई है। नेचुरल गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर भी सैंक्शन लगाए गए। ये वही पाइपलाइन है जो यूक्रेन को बाईपास करके रशिया को सीधे जर्मनी से जोड़ती है। जर्मनी ने पहले ही पाइपलाइन के सर्टिफिकेशन को रोक दिया है। ब्रिटेन ने भी ऐसा ही किया है। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से भी उसे बाहर किया गया है। इसके साथ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जिससे कि रूस की मिलिट्री और इकोनॉमी पे काफी असर पड़ेगा। आज वीजा और मास्टर कार्ड ने भी अपनी सेवाएं वहां बंद कर दी। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। हालांकि इसका असर सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर ही पड़ेगा। 600 बिलियन का रूस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या तो यूरो में है या गोल्ड में है। इसीलिए अमेरिका सेंट्रल बैंक के एसेट्स को फ्रीज कर रहा है, जिससे कि सैंक्शंस का असर पड़ सके, वरना सैंक्शंस का कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। भारत ने यूएनएससी में रशिया का नाम लिए बगैर खेद जताया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इग्नोर किया गया है। रशिया और यूक्रेन दोनों ने ही अपील की थी कि भारत सरकार अपना रुख साफ। मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा, इसीलिए मैं भारत का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है और लगभग 49% हिस्सेदारी है। जानने वाली बात यह है कि पास में रूस ने भारत के लिए वीटो का कई बार इस्तेमाल किया था और इसी वजह से अमेरिका सहित अन्य देश काफी डिसअपॉइंटेड है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की वजह से अमेरिका भी विचार कर रहा है कि भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगाए जाएं कि नहीं। सरकार ये भी कह रही है कि वो सभी पार्टियों से बात कर रही है जिससे वार्ता का हल निकल सके, पर भारत सरकार को रूस के इस कदम को क्रिटिसाइज करना ही चाहिए था और थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए इस युद्ध को खत्म कराने के लिए। पर ये भी जान लीजिए कि रिसेंटली हमारी चाइना के साथ जितनी भी झड़प हुई है और उसने हमारी सीमा पर कब्जा करने का प्रयास किया है, उसमें रूस ने शांत रहना ही उचित समझा है। ये सब दोगलापन है। राष्ट्रपति पुतिन के आने के बाद से हमारी आर्म्स की सप्लाई में देरी हुई है और रूस ने इस देरी का फायदा उठा के कीमतों को बढ़ाया भी है, जो हमें महंगा पड़ता है। अफगानिस्तान की शांति वार्ता के समय भी रूस की वजह से ही हम बाहर थे। यूएनएससी में 2019 और 20 में जब चीन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था तो रूस ने कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं करी थी। मैं क्या बताऊं? उस समय अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने हमारी मदद की। पिछले 10 दिनों में लगभग 15 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़कर अन्य देशों में शरण ली है। रूस ने रिहायशी इलाकों में भी बमबारी की है, जिससे कई सारे लोगों की जानें भी गई हैं। भारत के लगभग 18 से 20 हजार लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिनमें लगभग 16 हजार लोग वापस आ चुके हैं संडे तक। द हिंदू में छपी खबर के अनुसार वेस्टर्न कंट्रीज ने 13 फरवरी को ही अपने नागरिकों को कह दिया था कि वो यूक्रेन को छोड़ दें। हमारी एम्बेसी उस समय ईमेल भेजकर लोगों का डिटेल ले रही थी, जिन्हें की निकालना पड़ सकता था। द हिंदू ने विदेश मंत्रालय से ये पूछा था कि क्या भारत भी ऐसा करेगा, तो विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर इतना सेंटी क्यों रहे? यूक्रेन में ज्यादातर भारतीय वहाँ पे MBBS करने वाले बच्चे हैं। पहले फ्लाइट का टिकट बहुत महंगा था, जिससे कई सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाए। सरकार का कहना है कि 16 से 23 फरवरी के बीच में लगभग 4000 लोग कमर्शियल फ्लाइट से वापस आए। इसके बाद बच्चों को मीलों चलकर पोलैंड और रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस करने को मिला, जहां पर उनके साथ काफी मिसबिहेव किया गया, जिसका वीडियो सारे सोशल मीडिया पे चल रहा था। छात्रों की जान भी चली गई। हमारी सरकार ने उन्हें सिर्फ बॉर्डर पार से घर भेजा है। हर बार की तरह सोशल मीडिया पर गप और झूठ खूब चले, जैसे भारत के बच्चों को निकालने के लिए युद्ध रोक दिया गया और भारत का झंडा देख के बम नहीं बरसाए, आदि आदि। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसका खंडन किया है। हमारी सरकार PR का कोई मौका नहीं छोड़ती और इसमें भी जबरदस्त PR किया गया। मंत्री भेजे गए रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर पर मोदी जी की महानता का गुणगान करने के लिए, और उधर हमारे प्रधानमंत्री डमरू बजाते नजर आए और हाई लेवल मीटिंग की फोटो करवाते दिखे। और बनारस में तमाम जगह फोटो खिंचवा के इलेक्शन कमीशन के रूस की धज्जियां उड़ाते हुए बनारस में इलेक्शन करा रहे थे। अभी भी बहुत सारे भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं और कुछ को हमारी एम्बेसी बसों के द्वारा निकाल भी रही है। ये बच्चे जो वापस आए हैं, उनके भविष्य के लिए सरकार को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए, जिनका एडमिशन किसी भारतीय संस्थान में किया जा सके। पर बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का मानना तो कुछ अलग ही है और वहाँ पे इन मंत्रियों की गिरगिरी भी बहुत हुई है। भारत का सामने से तो कुछ भी जाता नहीं दिख रहा है, पर जेब से आपकी बहुत सारा जानने वाला है। चल झूठा। महंगाई जो अभी काफी ऊंचे स्तर पर है, ऑयल और फूड के दाम बढ़ने से और बढ़ जाएगी और सैंक्शंस की वजह से कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ने की भी संभावना है। सप्लाई चेन में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है, जो अब और बढ़ जाएगी। हम अपना 80% तेल आयात करते हैं और रूस का उसमें हिस्सेदारी लगभग 2.5% के आसपास है। साथ ही हम यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल भी इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर फर्क पड़ना तो लाजमी ही है।
युद्ध से पहले ही क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर बैरल के हिसाब से चल रहा था, तो सैंक्शंस लगने के बाद और बढ़ जाएगा। और अब चुनाव भी खत्म होने वाले, तो देशभक्ति के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने ही वाले और उसकी वजह से और कीमतें बढ़ेंगी, यानी कि पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हमारी डिफेंस सप्लाईज भी प्रभावित होंगी। इस अनिश्चितता के माहौल में हमारे आने वाला इन्वेस्टमेंट भी प्रभावित होगा और स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ेगा। इसके साथ साथ केमिकल्स, फर्टिलाइजर, गैस यूटिलिटीज, रिफाइनिंग में भी फर्क पड़ेगा। इन सब से हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा, जो पहले से ही कोविड से बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। चाहे कितनी भी हमारी यारी हो, पर इस तरह के कदम का हमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कदम किसी को भी फ्री पास देगा। कल को हर बड़ा देश अपने छोटे देशों पर मनमानी करेगा और बात न मानने पर उनके ऊपर आक्रमण कर देगा। और जो ग्लोबल बॉडीज हैं, उनकी औचित्य क्या रह जाएगा। चाइना का हमारे साथ एक बहुत बड़ा इशू भी चल रहा है। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।